नमस्कार दोस्तों। आज हम अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ विशेष जानकारियों पर प्रकाश डालेंगे। ये सामान्यतः इस प्रकार की शब्दावलियाँ होती हैं जो कि अर्थशास्त्र में समय समय पर आपको कंपटीशन के दौरान या परीक्षाओं के दौरान पूछी जाएंगी। इन शब्दावलियों को सामान्य तौर पर विद्यार्थियों को टेक्स्ट बुक में नहीं बताया जाता है, परंतु इनको आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। और यहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार से यह शब्दावलियाँ विशेष महत्वपूर्ण है। सबसे पहली जो शब्दावली है या शब्द है या जानकारी है वह है असेंबली लाइन। आमतौर पर आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के उद्योग होते हैं जिसमें एक बेल्ट नुमा सप्लाई या कहें कि बेल्ट नुमा एक पट्टी चलती रहती है जिस पर बनने वाला सामान है वो आगे बढ़ता रहता है और उस पर अलग अलग मज़दूर काम करते रहते हैं। प्रत्येक मज़दूर अपने काम से संबंधित चीज़ को ही उस मशीन पर हाथ लगाता है और फिर उसको आगे भिजवा देता है। यह प्रक्रिया असेंबली लाइन कहती है। इसको समझेंगे कि आधुनिक उद्योगों में उत्पादन की वह प्रणाली जिसमें श्रम विभाजन के आधार पर कारखाने में वाहक पट्टे, जिसको अभी मैं आपको पट्टिका के रूप में कह रहा था, कारखाने में वाहन पट्टे की सहायता से वस्तु का निर्माण पंक्तिबद्ध तरीके से किया जाता है। इसे एक हिंदी में समझा जाए तो सज्जीकरण पद्धति भी कहते हैं। प्रत्येक मजदूर केवल एक विशिष्ट कार्य करता है जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। यह तकनीक मोटर निर्माण कारखानों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम से कई सारे कार्य रोबोटिक आर्म या मशीनों के द्वारा कर लिए जाते हैं। यह भी असेंबली लाइन का ही एक रूप है। यह इसका जन्म एक तरह से आप माना जाए तो एडम स्मिथ की कार्य विभाजन जो विचार है उसके आधार पर ही माना गया है, ताकि प्रत्येक कार्य बिंदु पर अतिरिक्त श्रम का प्रयोग ना करके अधिकतम उत्पादन किया जा सके। दूसरा बिंदु है कल्पनाएं। प्रत्येक विज्ञान में सिद्धांतों का निर्माण कुछ कल्पनाओं के आधार पर होता है। सामाजिक विज्ञान में इन कल्पनाओं का संबंध व्यक्तियों के व्यवहार से होता है। उदाहरण के रूप में यह मान सकते हैं कि हर व्यक्ति अपने आर्थिक क्रियाकलाप में पूर्ण विवेक के साथ काम करता है। इसी प्रकार जो उद्यमी होते हैं वे भी अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, और जो उपभोक्ता होता है वह भी अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि आर्थिक जगत में भी विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वह उत्पादक हो चाहे वह उपभोक्ता हो, सभी व्यक्ति अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य करते हुए अपने हित को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम मान्यताओं के आधार पर लेते हैं। तीसरा जो बिंदु है वो हम लेते हैं भुगतान शेष। अब हम देखते हैं कि भुगतान शेष क्या चीज़ है। एक निश्चित अवधि में एक देश का अन्य देशों के साथ व्यापार और वित्तीय लेन देन का विवरण भुगतान शेष होता है। इस विवरण में एक तरफ प्राप्त राशियाँ और दूसरी तरफ भुगतान किए गई राशियों का उल्लेख होता है। इस तरह किसी देश का भुगतान संतुलन उसके द्वारा किसी अन्य देश के साथ एक वर्ष की समय अवधि में किए गए समस्त लेन देन की स्थिति विवरण से है। इसके द्वारा देश की व्यापार स्थिति, ऋणदाता व ऋणी देश के रूप में इसकी स्थिति तथा विभिन्न देशों के सुरक्षित कोषों की स्थिति का पता चलता है। भुगतान संतुलन का विवरण भुगतान संतुलन खाते में उपलब्ध होता है। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। यह क्या चीज़ है? यह देखिए वस्तु विनिमय है। यहाँ से समझिए यह अर्थशास्त्र के प्रारंभिक दौर का समय है जहाँ वस्तुओं से वस्तुओं की अदला बदली होती है और इसमें मुद्रा का कहीं भी किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं है। विनिमय की शुरुआत के माध्यम में वस्तु विनिमय प्रणाली ही कार्यरत थी और मुद्रा का जब आविष्कार नहीं हुआ था तो लेन देन के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली ही उत्पन्न थी।
किंतु दोहरे संयोगों का अभाव व कीमतों के निर्धारण में कठिनाई के कारण इस व्यवस्था को त्यागना पड़ा और वस्तु विनिमय की कठिनाइयों के कारण मुद्रा का आविष्कार हुआ। अब आप यहाँ पर यह सोचने के लिए विवश हो सकते हैं कि वस्तुओं का दोहरा संयोग क्या होता है। वस्तुओं का दोहरा संयोग से तात्पर्य है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु का विनिमय आसान नहीं होता है और इसमें क्रेता और विक्रेता की उपयोगिताओं का अंतर हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास 100 बकरियां हैं और सामने एक व्यक्ति के पास हाथी है और वह आपस में लेन देन करना चाहें, तो यह उनके लिए संभव नहीं है। बकरी का जो मालिक है वह तो बेचना चाहता है, परंतु हाथी का जो मालिक है वो 100 बकरियों को नहीं लेना चाहता। इसे ही वस्तुओं का दोहरा संयोग कह सकते हैं, का अभाव कह सकते हैं। अगला जो बिंदु है वह है प्रतिभा पलायन, यानी ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन से हमारा तात्पर्य है एक राष्ट्र से अधिक शिक्षित तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों का दूसरे देश में चला जाना प्रतिभा पलायन कहलाता है। इससे उन राष्ट्रों को लाभ मिलता है जहां ऐसे व्यक्तियों का आगमन होता है, परंतु उन राष्ट्रों को हानि होती है जहां से उनका निर्गमन होता है। प्राय विकासशील राष्ट्रों के प्रतिभावान छात्र विकसित राष्ट्रों में जाकर ऊंची शिक्षा ग्रहण करते हैं और शिक्षा ग्रहण करने के बाद वहीं रुक जाते हैं। भारत में भी विश्व स्तरीय जो शिक्षण संस्थान है, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे आईआईएम हो या अन्य एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स हों, वहाँ से यह समय समय पर आरोप लगता रहा है कि विद्यार्थी अच्छी पढ़ाई करने के लिए राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग तो कर लेते हैं, परंतु अच्छे जीवन की चाह में वह अमेरिका, ब्रिटेन या अन्य विदेशी राष्ट्रों में जाकर अपने जीवन को स्थायी रूप से निवास करने लग जाते हैं, जिससे भारत जैसे विकासशील देश के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाता है। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ की मान्यताएं हैं, फिर भी यहाँ हम सिर्फ प्रतिभा पलायन की जो कॉन्सेप्ट है उसको ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। बिंदु संख्या 6 है पूंजी वस्तुएं, यानी कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स से हमारा तात्पर्य है वे सब निवेश जो वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग की जाती हैं और जिसका उपभोग यानी कि कंजम्पशन नहीं किया जाता है, पूंजी वस्तुएं। यदि एक कार को टैक्सी के रूप में काम में लिया जाए या अनाज को बीज के रूप में प्रयोग किया जाए तो यह पूंजी वस्तु है। मोटे रूप में कोई भी वस्तु जो आय को पुनः सृजित करती है पूंजी वस्तु कहलाती है। मशीनें, इक्विपमेंट्स, टूल्स, ट्रक, फैक्ट्री आदि ये सब पूंजी वस्तुएं ही तो हैं। 7वें बिंदु के रूप में हम देखते हैं मूल्यह्रास। ये मूल्यह्रास से तात्पर्य है हमारा डेप्रिसिएशन। उत्पादन के लिए जब पूंजीगत साधनों जैसे कि मशीन, बिल्डिंग, ट्रक, बस, टूल्स आदि का प्रयोग किया जाता है तो उनमें घिसावट होती है। इस घिसावट के कारण इनकी कीमतों में कमी हो जाती है, जिसे मूल्यह्रास कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक ट्रक 5 लाख रुपए में ख़रीदा जाए और उसे 1 वर्ष काम में लेने के बाद बेच दिया जाए तो उसे उसके 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। पूंजीगत साधनों की एक अवधि होती है, जैसे टैक्सी कार 10 वर्ष काम करेगी, एक फैक्ट्री की बिल्डिंग 20 वर्ष तक काम करेगी, एक मशीन 5 वर्ष तक काम करेगी। इस अवधि और इनकी कीमत के आधार पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है। यदि एक टैक्सी की कीमत 4 लाख हो और 10 वर्ष तक काम करे तो प्रति वर्ष उसका 40,000 रुपये मूल्यह्रास हो जाएगा। मूल्यह्रास का प्रावधान करने से देश की उत्पादन क्षमता बनी रहती है। सकल राष्ट्रीय आय में से जब मूल्यह्रास के लिए प्रावधान कर दिया जाता है तो विशुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। इसे पूंजी उपभोग भत्ता भी कहते हैं। वास्तव में मूल्यह्रास से का तात्पर्य इंश्योरेंस कंपनियों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे हम अपनी व्यक्तिगत वाहनों का भी जब अगले वर्ष के लिए
बीमा करवाते हैं तो उसमें भी डेप्रिसिएशन अमाउंट लगा करके ही अगले वर्ष के लिए बीमा किया जाता है। वास्तव में मूल्यह्रास पूंजीगत या कंजम्पशन दोनों ही प्रकार की वस्तुओं में होता है, परंतु प्रावधान की दृष्टि से पूंजीगत वस्तुओं के लिए इसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि मूल्यह्रास के बराबर यदि आप प्रतिवर्ष प्रावधान करते रहते हैं तो पूंजीगत वस्तुओं की जीवन काल समाप्त होने के बाद आपको नई वस्तु या नई पूंजीगत वस्तु के क्रय करने में आसानी होती है। श्रम विभाजन, जब किसी एक यानी डिवीजन ऑफ लेबर, जब किसी एक संपूर्ण काम को बहुत से श्रमिक अपनी योग्यता के आधार पर पूर्ण करें तो यह श्रम विभाजन कहलाता है। श्रम विभाजन आधुनिक अर्थव्यवस्था की एक मूलभूत आवश्यकता है। इसका पहला चरण वह था जब आदमी ने काम की हर वस्तु स्वयं बनाने का विचार त्याग दिया था। श्रम विभाजन का प्रयोग विशेष रूप से किसी उत्पादन के विशिष्टीकरण के लिए किया जाता है। जब किसी वस्तु के उत्पादन को प्रक्रियाओं में विभक्त कर देते हैं और हर एक प्रक्रिया का संपादन अलग अलग श्रमिक करता है तो उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। इसका कारण यह है कि जब एक श्रमिक एक ही काम को अपनी सारी शक्ति और ध्यान से केंद्रित करता है तो वह इसमें अपेक्षाकृत अधिक दक्षता प्राप्त कर लेता है। इससे श्रम और समय का अपव्यय बचता है। इसका कारण यह भी है कि अगर एक श्रमिक को कभी एक प्रक्रिया में लगाना पड़े और कभी दूसरी में, तो इससे क्षमता का दुरुपयोग होता है। श्रम विभाजन के द्वारा ही मशीनों का उपयोग संभव हो सका है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हम अपने शिक्षा क्षेत्र का ही उदाहरण लें और एक ही व्यक्ति को सभी विषय पढ़ाने का मौका दे दिया जाए तो वह सभी विषयों में न तो पारंगत हो पाएगा, न ही अपनी प्रतिभा के साथ न्याय कर पाएगा और विद्यार्थियों को भी अच्छी गुणवत्ता के साथ नहीं पढ़ा पाएगा। इसलिए जैसे जैसे हम उच्च शिक्षा की ओर जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को किसी विषय विशेष में पारंगत कर दिया जाता है और वह केवल अपने विषय से संबंधित अध्ययन ही विद्यार्थियों को करवाता है, जिससे उच्च शिक्षा में प्रत्येक विषय के लिए अध्यापकों को लाभ होता है और उससे विद्यार्थियों को भी लाभ होता है। अब हम अपना आखिरी बिंदु देखते हैं, आदर्शमूलक विज्ञान। इसको हम इकोनॉमिक्स में नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। आदर्शमूलक विज्ञान क्या होना चाहिए पर आधारित होता है। यह अपना अभिमत व्यक्त करता है कि उद्देश्यों के प्रति सकारात्मक रवैया रखना चाहिए। जो स्थिति है उसके आधार पर क्या होना चाहिए की सलाह देता है। जैसे यदि मजदूरी कम है तो ज़्यादा होनी चाहिए, ब्याज दर अधिक है तो कम होनी चाहिए, रोजगार के वर्तमान स्तर को 5% से बढ़ाना चाहिए, आदि आदि। वास्तव में किसी भी अध्ययन का तब तक कोई भी प्रयोजन नहीं है जब तक आदर्श स्थिति प्रस्तुत नहीं की जाए। प्रोफेसर पीगू के अनुसार हमारी दृष्टि दार्शनिक जैसी नहीं होनी चाहिए जो ज्ञान के लिए ज्ञान पर जोर देता है, बल्कि चिकित्सक जैसी होनी चाहिए जो ज्ञान इसलिए प्राप्त करता है ताकि इलाज किया जा सके। वर्तमान में हमारे कई आर्थिक निर्णय क्या होना चाहिए आदर्शमूलक पर जुड़े हुए हैं। वास्तव में समस्या का समाधान जब तक प्रस्तुत नहीं किया जाता अर्थशास्त्र की कोई उपयोगिता नहीं है। यह भी संभव नहीं है कि अर्थशास्त्र का अध्ययन करके कुछ लोग क्या है कि स्थिति को बताकर बैठ जाएं और समाधान कोई और लोग प्रस्तुत करें। यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि अर्थशास्त्र की ओट में अपने निजी विचार नहीं थोपे जाएं। वर्तमान स्थिति के संदर्भ में इसको हम समझ सकते हैं कि वैश्विक कोरोना महामारी के कारण विभिन्न राष्ट्रों में आर्थिक संकट आया हुआ है, जिसके कारण हमारा देश भी इससे अछूता नहीं रहा है। इसके लिए हम राज्य सरकार, केंद्र सरकार और विभिन्न अर्थशास्त्री अपने अपने स्तर से उपाय सुझा रहे हैं और देश को के आम नागरिकों को इस संकट से के जो आर्थिक दुष्परिणाम हैं उससे भी निजात पाने के लिए सुझाव दे रहे हैं। यहाँ पर स्थिति क्या है
कुछ लोग नकारात्मक रूप से केवल इसी को प्रदर्शित करते हैं कि अन्य राष्ट्रों में स्थिति खराब है, हमारे राष्ट्र में भी स्थिति खराब है। लेकिन इसके बजाय जो आदर्शात्मक या सकारात्मक सोच के जो अर्थशास्त्री हैं, वह विभिन्न उपायों के माध्यम से अपने मूलभूत सिद्धांतों के माध्यम से रोज़गार बढ़ाने के लिए उपाय, या मनरेगा जैसी गतिविधियों को बढ़ाने के उपाय, या कैश ट्रांसफ़र स्कीम जैसे उपाय, या गरीबी निवारण के विभिन्न उपायों के माध्यम से, या खाद्य सुरक्षा जैसे उपायों के माध्यम से आम जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी अपने सुझाव देते हैं, जिन्हें हम आदर्श मूलक अर्थशास्त्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि आज हमने इस वीडियो में विभिन्न अर्थशास्त्र से संबंधित 9 बिंदुओं को सामान्य जानकारी के माध्यम से समझने का प्रयास किया है, और इस तरह हम आगामी वीडियोस में भी अर्थशास्त्र के विभिन्न बिंदुओं को देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ हमने आप अपने गूगल सर्च के माध्यम से भी इन बिंदुओं को देखने का प्रयास करें, और आगामी वीडियोस में हम जल्द मिलेंगे। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मुझे जल्दी बताकर